आपका एमएमई 2024 पेपर हम स्टार्ट करें डिस्कशन। क्लियर? सेमेस्टर 2। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आप देख लो। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस में डिवाइड है। नेक्स्ट, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो मैं तो आपके लिए सारे करूंगा। क्लियर? तो अभी स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। तो ये यानी कि ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्ट बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन। तो आपको इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पे इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। तो सबसे पहले तो जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है वो वेक्टर आपकी यूनिट वेक्टर होनी चाहिए। क्लियर? तो आपको मालूम है ये वेक्टर आपकी यूनिट वेक्टर नहीं है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू यूनिट वेक्टर। तो कन्वर्ट करने का प्रोसीजर ये है कि जो भी इसकी लेंथ है उस लेंथ से उसे डिवाइड दे दो। तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ है आपकी कितनी? 5। भाई आपको मालूम है लेंथ कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपकी हो जाएगी लेंथ 5 से डिवाइड देते ही ये आपकी यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट की रेड क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। सबसे पहले लिखो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? लिखो दिस इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर होती है कि जो वेक्टर है आपके पास उसको उसके लेंथ से डिवाइड दे दो। तो बेसिकली आपकी वेक्टर है क्यू को उसके लेंथ से डिवाइड दे दो। लिखिए दिस इज इक्वल टू, लिखिए वेर लेंथ ऑफ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 5। लिखिए देयरफॉर यूनिट वेक्टर को नेम देना चाहो तो दे दो नेम, दैट इज u इज इक्वल टू 1/5 और एक्चुअल वेक्टर थी आपकी 4 - 3। तो ये आपकी हो जाएगी 4/5 कॉमा -3/5। भाई मैंने u से इंडिकेट किया यूनिट वेक्टर को, ऐसे आप u कैप या u हैट जो भी कहो उससे भी डिनोट कर सकते हो। नेम में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। क्लियर? ये आपकी हो गई 4/5 -3/5। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखो। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है रेड डायरेक्शनल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर ऑफ अ फंक्शन एट द पॉइंट a, b। लिखना चाहो तो आप लिख लो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u ऑफ द फंक्शन f एट द पॉइंट a, b। लिखिए दिस इज इक्वल टू f(x(x) a, b इंटू u1 और दूसरा होता है f(y) a, b इंटू u2। ये ऑब्वियसली आपकी u1 है और ये आपकी u2 है। फिलहाल आपके जो पास पोजीशन है वो है 3,1 पॉइंट। सो राइट ऑन du f3,1, जस्ट अ मिनट, f3,1 इज इक्वल टू f(x(x) एट 3,1 इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपकी क्या है? यूनिट वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट u1 इज फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, दैट इज 4/3। लिखिए प्लस f(x(x) मैंने लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट, ये आपकी f(x) है फर्स्ट डेरिवेटिव। हाँ, ये आपकी f(x) a, b है, तो ये आपकी f(x) होगी f(x) एट 3,1 fy at 3, 1
इंटू -3/5। तो एफ एक्स आपको 3,1 पे निकालनी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले एक बार रिपीट कर लें वंस अगेन। भाई आपके पास जो वेक्टर थी वो 4,-3 थी, उसकी लेंथ ऑब्वियसली 5 है। आप उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसे 5 से डिवाइड दे दो, तो डिवाइड दिया तो हमारी ये पोजीशन आई। अब रही बात डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है डी यू एफ ए कॉमा बी। डी मीन्स डायरेक्शन, ठीक है, यू मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ यू ऑफ द फंक्शन एफ at the point a comma b is given by fx a comma b into u1. u1 obviously first component of unit vector, fy a comma b into u2। तो ये आपकी हो गई du f 3,1, क्योंकि पॉइंट p जो थी आपकी 3,1 थी, तो ये हो गई fx 3,1 into 4/5, fy 3,1 into -3/5। अब स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले जो फंक्शन है आपका उसे डिफरेंशिएट करके आपको वो रिजल्ट निकाली। तो राइट ऑन फंक्शन लिखो, वी हैव एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, फंक्शन थी x² y5, डिफरेंशिएट करो इसे, लिखो राइट ऑन एफ एक्स। आपको मालूम है विथ रिस्पेक्ट टू x जो डिफरेंशिएशन होगी वो होगी 2x y⁵। अब 3,1 पे इसकी पोजीशन देखना चाहते हो तो आप इसे 3,1 इसके अंदर पुट कर दो। तो ये 3,1 जैसे ही पुट करोगे तो 2 3 6, 1 के ऊपर कोई भी पावर ऑब्वियसली 1 ही देगा आपका, तो ये आपकी हो गई 6। नेक्स्ट ऐसे ही एफ वाई निकालो, तो एफ वाई आपकी हो जाएगी 2x² y4, सॉरी 5x² y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये आपकी हो गई 5x² इंटू y4। इसमें पुट कर दो आप 3,1, लेकिन दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 3² इंटू 1²। तो ये आपकी हो जाएगी जो पोजीशन है वो आपकी आ जाएगी 45 की, लेकिन दिस इज इक्वल टू 45। अब आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिख लो, देयरफॉर du f 3,1 इज इक्वल टू fx 3,1 आपकी 6 है आपकी, तो लिखो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 4/5 प्लस 45 इंटू ये दूसरा फैक्टर आपका -3/5। तो यहां आपको एक बार सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज 6 इंटू 4/5, और ये आपकी है 45 इंटू -3/5, तो 45 इंटू -3/5, तो ये आपकी हो गई 24/5, और ये आपकी हो गई -135/5। सो अल्टीमेटली इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगी 111/5। तो आपसे कहा जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो एट द पॉइंट 3,1 ऑफ द गिवन फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ 4,-3। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आया है, ये पोजीशन होगी। आपको ये फॉर्मूला मेन क्रैम करके रखना है। और दूसरी बात, एक बात जो ध्यान रखनी है कि जिस वेक्टर के टर्म्स में वो पूछ रहा है वो आपके यूनिट वेक्टर होनी चाहिए। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। एफ एक्स और एफ वाई तो सबको निकालने आता है, बस सिर्फ एक माइनर सी बात याद रखनी है कि जिस डायरेक्शन में आप निकालने जा रहे हो वो वेक्टर आपकी यूनिट वेक्टर होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर में यदि नहीं हो तो उस वेक्टर को उसके लेंथ से डिवाइड दे देना, ऑटोमेटिकली यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट तो हो ही गया, अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट 0,1। तो सबसे पहले आप टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखो। फंक्शन तो हम बाद में, फंक्शन यदि कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो। ये आपकी फंक्शन है e(x(y)² इंटू e⁻⁻1 एट 0,1। सबसे पहले आप टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखो। रेड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन
at the point A comma B. Equation of tangent plane at the point A comma B is given by, लिखिए z माइनस z1, z माइनस z1, आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन डेल z बाय डेल x। क्या लिखा आपने? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट A कॉमा B इज गिवन बाय z माइनस z1 इज इक्वल टू डेल z बाय डेल x। यहाँ लिख लिए साइड में एट A कॉमा B x माइनस a प्लस डेल z बाय डेल y एट A कॉमा B y माइनस b। ये आपका तरीका है लिखने का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का। आप इस z की जगह एफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हो, इसकी जगह ऑब्वियसली मैं एक बार और इंडिकेट कर देता हूँ, या तो आप ऐसे लिखोगे और या ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एफ एक्स ए कॉमा बी एक्स माइनस ए प्लस एफ वाई ए कॉमा बी वाई माइनस बी। ये भी वे है, आप इन दोनों में से कोई भी वे में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन z इज इक्वल टू, z में है तो ये लिख लो, f में है तो ये लिख लो, इन दोनों में से कोई भी लिख लो, ऑल्दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपसे कह रहा है कि भाई ये 0,1 पे निकालना है, तो एक तो इंफॉर्मेशन हमेशा हमें इसकी चाहिए डेल z बाय डेल x की, 0,1 पे क्या इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट x माइनस 0 हो जाएगा 0,1 पे, और ये y माइनस 1 हो जाएगा, डेल z बाय डेल v चाहिए। तो स्टार्ट की लिखिए वी एम z इज इक्वल टू ई एक्स वाई, ई रेस्ट टू बाय एक्स वाई आपका प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू बाय वाई माइनस 1। ये आपका फंक्शन। सबसे पहले आपको z1 निकालना होगा। z1 कैसे निकलेगा? इसमें 0 1 रख दिए, ठीक है, 0 1 रखते ही आपको z1 मिल जाएगा। लिखो एट 0,1 लिखो z इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर 0 हो जाएगी, 0,1 में x 0 है y 1 है तो ई रेस्ट टू पावर 0, ये आपकी हो जाएगी 1 का स्क्वायर दैट इज 1 ई रेस्ट टू पावर 0, y माइनस 1 का मतलब 1 माइनस 1, तो ये हो गई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू ई रेस्ट टू पावर 0 दैट इज 1, ये भी आपकी 2 आ गई, तो ये आपकी z1 आ गई। नेक्स्ट डेल z बाय डेल x निकालो। लिखो डेल z बाय डेल x डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है ई रेस्ट टू बाय एक्स वाई। नेक्स्ट ई एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑब्वियसली y। दूसरा टर्म कंप्लीट y में है तो ये तो आपके डिफरेंशिएशन 0 होगी, लिखिए प्लस 0। अब डेल z बाय डेल x की वैल्यू आप निकालोगे एट 0 1, तो ये आप यदि पुट करोगे ई रेस्ट टू पावर 0 तो ये आपकी 0 हो जाएगी, ई रेस्ट टू पावर 0 दैट इज 1, और y आपकी 1 है तो ऑटोमेटिकली ये आपकी पोजीशन 1 की हो जाएगी, ई रेस्ट टू पावर 0 इंटू 1 दैट इज 1। नेक्स्ट डेल z बाय डेल y, डेल z बाय डेल y आप इसे फाइंड करो। वंस अगेन डिफरेंशिएशन इस टर्म का दैट इज ई रेस्ट टू पावर एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये यहां आपकी प्रोडक्ट रूल लगेगी, लगा दो। लिखो वाई स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू पावर वाई माइनस 1 प्लस 2y ई रेस्ट टू पावर वाई माइनस 1। एक बार हमने वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया और ये टर्म एज इट इज रखी। नेक्स्ट वाई स्क्वायर एज इट इज ई रेस्ट टू पावर वाई माइनस 1 की डिफरेंशिएशन आपकी एज इट इज होगी। 0 1 पे इसकी पोजीशन क्लियर करो। लिखो डेल z बाय डेल y 0 1 पे एट 0 1, 0 1 पुट करोगे तो ये आपकी ई रेस्ट टू पावर 0 आ जाएगी दैट इज 1, तो 1 इंटू 0। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर दैट इज 1
ई रेस्ट टू पावर 0। नेक्स्ट ये हो जाएगी 2 ई रेस्ट टू पावर 0। तो ये आपकी फाइनली हो गई 1 + 2 दैट इज 3। तो ये आपकी 3 हो गई। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया क्योंकि यही 3 इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थे। एक तो Z1 निकालना जो हमने निकाल दिया, एक ये इंफॉर्मेशन जो हमने निकाला दैट इज 1, और एक इंफॉर्मेशन ये 3 इंफॉर्मेशन आते ही आपके टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। सो राइट ऑन देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन राइट ऑन Z माइनस Z1। तो Z1 की वैल्यू आप देख लो कितनी, आपकी Z1 की वैल्यू 2 है, तो इसे सब्स्टिट्यूट कर दो। लिखो Z माइनस 2 इज इक्वल टू डेल Z बाई डेल एक्स एट 0,1 ऑब्वियसली 1, x माइनस 0 डेल Z बाई डेल वाई एट 0,1 दैट इज 3, y माइनस 1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है। ठीक है, आप इसे जिस वे में भी लिखना चाहो लिख लो। आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो इसे लिखना 2 + x और वो आपकी हो जाएगी 3y माइनस 3। जिस टर्म्स में आप इसे लिखो दैट वुड बी मच बेटर। तो ये आपकी हो गई x + 3y माइनस z, और जो कांस्टेंट वाला टर्म है 2 - 3 दैट इज -1, लेफ्ट साइड कर दोगे तो ये 1 आ जाएगी आपकी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आप टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकाले हो और लीनियर अलजेब्रा में जो आपने प्लेन पढ़ा है, ये दोनों पे फर्दर कोई क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। बी क्लेवर दोस्तों भाई, वो प्लेन और इस प्लेन को आप मिला के देखोगे। बस वहाँ प्लेन निकालने के जो तरीके हैं वो फंक्शन के थ्रू नहीं निकालते हैं, जनरली हम पॉइंट्स के थ्रू निकालते हैं, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज़्यादा लेना देना है। यहाँ हम फंक्शन के थ्रू निकालते हैं, लेकिन ये दोनों कंसेप्ट मैच होके आएगा। अब रही बात यहाँ x, y, z का कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑब्वियसली नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन को या नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन को एक ही बात। तो ये जो कोएफिशिएंट है वो आपकी उसके ऊपर नॉर्मल हो जाएगी। अब रही बात इसके आगे फर्दर वो क्या पूछता है, तो ये यानी कि समटाइम्स क्वेश्चन उधर से लीनियर अलजेब्रा और इधर से टेंजेंट प्लेन, ये दोनों मिक्स करके भी आ सकती है। तो ये यानी कि वहाँ का टेंजेंट प्लेन का सारा कंसेप्ट आपको यहाँ अप्लाई कर सकते हो, और आपके एग्जामिनेशन में समटाइम्स अप्लाई करने आ भी सकता है या आया भी है, ये ट्रेंड लाइन है। तो ये यानी कि अलग अलग कंसेप्ट को नहीं पढ़ना, कंसेप्ट की मिक्सिंग बहुत जरूरी है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। When is the set of vectors said to be linearly dependent? लीनियरली डिपेंडेंट के लिए ये वेक्टर्स उन्होंने दिए a1, a2, an और बिलोंग्स टू क्या है Rn। तो लीनियरली डिपेंडेंट का आपको डेफिनेशन लिखना है, तो लिख ली, राइट लो। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट लिखिए, द सेट ऑफ वेक्टर्स लिखिए, द सेट ऑफ वेक्टर्स a1, a2 डॉट डॉट an बिलोंग्स टू Rn। लिखिए सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। लिखा आपने सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। लिखिए इफ देयर एग्जिस्ट, ये आपकी देयर एग्जिस्ट का साइन है। लिखिए स्केलर्स, लिखिए इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, या तो आप स्केलर्स लिखेंगे c1, c2, cn, या आप इसे लिखना चाहें तो x1, x2, xn, x1, x2 डॉट डॉट xn। इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x1, x2 डॉट डॉट xn, ब्रैकेट में लिखिए ऑल ऑफ देम नॉट जीरो, सारे के सारे जीरो नहीं चलेंगे।
ऑल ऑफ देम नॉट जीरो, सारे जीरो होंगे तो ये इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन हो जाएगा। हमें डेफिनेशन डिपेंडेंट की लिखनी है, तो हमने क्या लिखा, द सेट ऑफ वेक्टर्स a1 a2 an बिलोंग्स टू Rn इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x1 x2 xn, ऑल ऑफ देम, सारे के सारे जीरो नहीं चलेंगे, लेकिन सच दैट x1 into a1 plus x2 into a2 plus xn into n is equal to जीरो वेक्टर। ये सिंपल जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर आपका। यदि यही डेफिनेशन आपको इंडिपेंडेंट में लिखने के लिए कहे तो ऑब्वियसली ये ऑल ऑफ देम नॉट जीरो जो हमने लिखा है वो बेसिकली ऑल ऑफ देम जीरो हो जाएगी। क्लियर? बस वो इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन होगी। इसको आप कई तरीके से, मेन डेफिनेशन ये है। आप रही बात कई और तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स a1 a2 an लीनियरली डिपेंडेंट तभी होगा इफ एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। गॉट इट? बाय इफ एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। एटलीस्ट वन, ये नहीं, एवरी नहीं, एटलीस्ट वन लिखना चाहें लिख लीजिए। और लिखिए द सेट ऑफ वेक्टर्स a1 a2 डॉट डॉट an बिलोंग्स टू Rn इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। लिखिए सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर, एटलीस्ट वन को अंडरलाइन की, एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप लिख लो नॉट एवरी वेक्टर, नॉट एवरी वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। ठीक है? और भी डेफिनेशन है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ये दो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है जो आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका पार्ट हो गया, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर दैट वन। अब लिखा हुआ है कि ये वेक्टर्स आप लीनियरली डिपेंडेंट दिखाओ, तो देख लेते हैं। अब यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं, लेंदी मेथड भी है और शॉर्टकट मेथड भी है। मैं आपको ट्राई करूंगा कि थोड़ा इजी मेथड बताऊं, बाकी क्लास में मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई, तो क्लास की बातें अपनी क्लास की जगह पे रहने दी। ठीक है? इस वेक्टर को नेम दो, आप जो भी नेम देना चाहो, a1 दे दो, इस वेक्टर को नेम दे दो a2, इस वेक्टर को नेम दो a3, इस वेक्टर को नेम दे दो a4। चार वेक्टर्स हैं, अलग अलग आप लिख दो। लेट a1 इज इक्वल टू दिस वन, a2 इज इक्वल टू दिस वन, a3 इज इक्वल टू दिस वन एंड a4 इज इक्वल टू दिस वन। आप ऐसा लिख दो। अब सबसे पहले हम a1 a2 को देखेंगे। तो a1 a2 आपको मालूम है जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ध्यान रखिएगा, यदि ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो गए तो ये पूरा सेट ही डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है? चेक भले हम दो वेक्टर कर रहे हैं। क्लियर? मान लीजिए एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, यदि चारों वर्किंग है तो इंडिपेंडेंट फैमिली है। अब रही बात 4 में से एक भी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक भी, यदि यानी कि एक, तो फिर वो डिपेंडेंट फैमिली मानी जाएगी। चारों वर्किंग हैं तो इंडिपेंडेंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? और एक भी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर गया तो एज अ होल फैमिली इट इज डिपेंडेंट फैमिली। गॉट इट? तो ये बेसिक बात मैं आपको समझा रहा हूं, ऑल्दो मैथ्स का डे टू डे लाइफ से कोई लेना देना होता नहीं है। तो ये और ये वेक्टर हम देखें तो क्या ये आपस में डिपेंडेंट हैं? तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है। गॉट इट? तो स्केलर मल्टीपल नहीं है। सबसे पहले लिखिए, चारों वेक्टर को नेम दे दिया आपने, a1 a2 a3 एंड a4। लिखिए a2 इज नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ a1। ठीक है? नीचे लिखिए a2 इज नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ a1। लिखिए therefore a1 a2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, a1 a2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। गॉट इट? भाई a1 a2 आपस में इंडिपेंडेंट है, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं।
अब ये तीन वेक्टर हम देखेंगे कि क्या ये डिपेंडेंट है। तो हमें चेक करना होगा कि भाई कोई एक वेक्टर पिक कर ली, जैसे A3 हमने पिक किया, और चेक करेंगे इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं। यदि ये लीनियर कॉम्बिनेशन निकल गया तो 100% डिपेंडेंट हो जाएगी, और नहीं निकला तो फिर आपको दूसरा लेना पड़ेगा, फिर तीसरा लेना पड़ेगा, ऐसे करके करना पड़ेगा। लेकिन पहले तो यही है तरीका, भाई सीधा सा तरीका है। आप ऐसे भी देखो, यदि आप क्विक देखना चाहो तो यहां से दिख रही है क्लियरली वो चीज। मुझे तो 2 और 1 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, पहला तो ऐसे ही दिख गया। नेक्स्ट -1 4 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 और 2 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि A3 बेसिकली A1 प्लस A2 का लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि सीधा ऐड करने से आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करो, लिखो नेक्स्ट लाइन। मैंने आपसे क्या कहा कि वह वेक्टर्स का नेम दे दिया हमने, A1 A2 A3, 2 का B पार्ट, यानी कि यहां आप क्लियरली को लिखोगे हियर A2 इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन, या ऐसे भी लिख सकते हो A2 इज नॉट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ A1, या A2 इज नॉट इक्वल टू अल्फा टाइम्स A1। अल्फा लिख दो, सीधा मैथ्स में सीधी बात है कि भाई हम A2 किसी भी हालत में A1 से ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेकिन वह अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट। अब रही बात A3, तो A3 तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई A1 A2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो लिखिए लेट A3 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स A1 प्लस बीटा टाइम्स A2। लिखो वेर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। A3 क्या हमारा 3 3 5, लिख दो 3 3 5। A1 क्या है, A1 है 2 -1 3। बीटा A2 क्या है, A2 है 1 4 2। लिखो देयरफॉर, सीधा मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो, ठीक है। देयरफॉर 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट 3 अल्फा, सॉरी माइनस अल्फा, लिखिए माइनस अल्फा प्लस 4 बीटा, माइनस अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, माइनस अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 3। आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, रादर इसे ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपकी हो जाएगी -2 अल्फा प्लस 8 बीटा इज इक्वल टू 6। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, ऐड करके क्या पोजीशन बन रही है। तो ये हो गई 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। तो ये हो गई -2 अल्फा प्लस 8 बीटा इज इक्वल टू 6। ऐड करो, ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट, 9 बीटा इज इक्वल टू 9, सो बीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे ये बीटा यदि 1 हुई तो अल्फा भी आपकी 1 हो जाएगी। तो इतनी बात तो कंफर्म है कि इस केस में आपकी जो थर्ड वेक्टर है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है किसकी, फर्स्ट एंड सेकंड की। लेकिन नेक्स्ट लाइन, थर्ड वेक्टर मीन्स A2 वेक्टर, थर्ड वेक्टर मीन्स A3। लेकिन हियर A3 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 एंड A2। लेकिन हियर A3 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 एंड A2। लेकिन देयरफॉर सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। एक भी वेक्टर यदि दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाए तो सेट आपकी लीनियरली डिपेंडेंट होगी। बाकी आप लेंथी प्रोसेस में जाना चाहो तो किसी एक वेक्टर को पिक करो और बाकी 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाओ। मैंने आपको जो दिखाया वो बहुत इजी मेथड था। भाई पहले इन दोनों वेक्टर को देखो ऑब्जर्व करके, क्या ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, तो नहीं है। तो स्केलर मल्टीपल नहीं है तो ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट तो नहीं है। अब 1 2 3 पकड़ लो, ठीक है, क्लियर। या ऐसे भी पकड़ सकते हो आप
ये और ये, यदि ये आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे या स्केलर मल्टीपल होंगे, दोनों में से कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ करो तो भी डिपेंडेंट हो जाएगा। ये और ये पकड़ोगे तो भी डिपेंडेंट हो जाएगा, यदि इनकेस स्केलर मल्टीपल हुआ तो। आपको कुछ नहीं करना है, A3 को इन दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, जो देखते ही पता चल रहा है। तो A3 यदि एक्सप्रेस हो रहा है A1 A2 में, तो इतनी बात तो कंफर्म है कि ये जो सेट है, मैंने आपसे क्या कहा कि 4 मेंबर्स हैं घर में, एक भी मेंबर यदि आपकी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हो तो फैमिली डिपेंडेंट में काउंट होगी, इंडिपेंडेंट में उसी टर्म्स में काउंट हो सकती है जब चारों के चारों वर्किंग हो। क्लियर? तो यहां आपकी थर्ड वेक्टर इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन हो। आप पूछोगे इसकी क्या है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है भाई, एक भी डिपेंड कर गया तो डिपेंडेंट हो गई। वैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ A3 इज इक्वल टू बाई दिस वन टाइम्स दिस वन, और मैंने आपसे क्या कहा था कि जितने भी स्केलर्स होने चाहिए वो सब के सब यदि नॉन जीरो होंगे, सॉरी सब के सब यदि जीरो होंगे तो इंडिपेंडेंट होगी, और एक भी नॉन जीरो निकला तो डिपेंडेंट हो जाएगी। तो यहाँ तो क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि ये पोजीशन बन रही है। तो ये थोड़ी शॉर्टकट मेथड है। लॉन्ग में तो आपका ये है कि आप किसी एक वेक्टर को पिक करो, बाकी 3 वेक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। क्लियर? तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया कि आप एक बार वेक्टर को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद ये चेक करो कि कोई किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है। यदि बन रहा है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाओ, उसके साथ ही आपका क्वेश्चन सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप एक बार रीड करो। शो दैट द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन हैज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1, और ये आपके फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, तो स्टार्ट करो 3 का ए पार्ट। एक बार फंक्शन देखो आपका y इज इक्वल टू, लिखो ए एक्स रेस टू अल्फा y रेस टू बीटा। ये आपको फंक्शन उन्होंने दिया है। तो स्टार्ट करें, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको 1 दिखानी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहले फॉर्मूला लिखो रेडन फॉर्मूला। ये आपकी y आप स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो। लिखो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन yx इज इक्वल टू dy ऑब्लिक x डिवाइड बाय y ऑब्लिक x। ये डिफरेंशियल ऑफ y ऑब्लिक x है, डिवाइड बाय y ऑब्लिक x। होल डिवाइडेड बाय होता है डिफरेंशियल ऑफ MRTS, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, होल डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिवाइड बाय MRTS। ठीक है, अब रही बात, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो dy ऑब्लिक x डिवाइड बाय y ऑब्लिक x इनटू MRTS डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ MRTS। ये आपकी पोजीशन होगी। अब MRTS आपको निकालना पड़ेगा। लिखो MRTS निकालने के लिए आपको बेसिकली क्या निकालना है वो मैं आपको बता देता हूं। MRTS निकालने के लिए एक बार आपको इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करनी होगी और दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करनी होगी। तो लिखो डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू, ये आपकी हो जाएगी a इंटू अल्फा एक्स रेस टू अल्फा माइनस 1 y रेस टू बीटा। नेक्स्ट डेल y आपकी कैपिटल थी, सॉरी फॉर दैट, ये फंक्शन y कैपिटल आपकी, ठीक है, बाकी सब सही है। तो आप इसे लिख सकते हो डेल कैपिटल y विथ रिस्पेक्ट टू डेल x। ये आपकी पोजीशन है। नेक्स्ट डेल y बाय डेल स्मॉल y, आप इसे लिख सकते हो a इंटू बीटा एक्स रेस टू अल्फा y रेस टू बीटा माइनस 1। अब आप इसे लिखो नेक्स्ट MRTS इज इक्वल टू, MRTS आपकी होगी डेल y बाई डेल x
और डेल कैपिटल वाई बाय डेल स्मॉल वाई। राइट, नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू ए अल्फा एक्स रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 वाई रेज टू पावर बीटा होल डिवाइड बाय ए इंटू बीटा एक्स रेज टू पावर अल्फा वाई रेज टू पावर बीटा माइनस 1। ये आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आपकी आ जाएगी अल्फा बाय बीटा इंटू वाई बाय एक्स। आप डिफरेंशियल ऑफ एमआरटीएस निकाल लो, लिखो डिफरेंशियल ऑफ एमआरटीएस, ये आ जाएगी डिफरेंशियल ऑफ अल्फा बाय बीटा इंटू वाई बाय एक्स। अल्फा बाय बीटा आउटसाइड, डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स। अब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो आपका, ये y कैपिटल थी बी क्लियर ओवर दिस वन, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ जो मैंने लिख रखा है वो ऑब्वियसली आपकी जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये आ जाए बाय फंक्शन तो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, यहाँ आपकी y कैपिटल होगी डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में। तो यहाँ लिखो डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू डी वाई बाय एक्स ऑब्लिक वाई बाय एक्स इनटू, आप इसे लिख सकते हो एम आर टी एस डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ एम आर टी एस। नेक्स्ट डी वाई ऑब्लिक एक्स डिवाइड बाय वाई ऑब्लिक एक्स इनटू एम आर टी एस आपकी क्या आई थी, एम आर टी एस आई थी अल्फा बाय बीटा वाई बाय एक्स, और डिफरेंशियल उसकी क्या आई थी अल्फा बाय बीटा इंटू डी वाई ऑब्लिक एक्स। तो इसे लिख दो एम आर टी एस अल्फा बाय बीटा इंटू वाई बाय एक्स होल डिवाइड बाय अल्फा बाय बीटा इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स। ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, ऑब्वियसली 1। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जहाँ प्रॉब्लम हल्की सी हो रही थी। आप ये फंक्शन y है, y को आप कुछ भी लिख लो, यदि इनकेस यदि प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ f लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मूला आपकी यही है, स्मॉल y में फॉर्मूला है बी क्लेवर दिस वन, ठीक है, कि डिफरेंशियल ऑफ y बाय x एम आर टी एस, डिफरेंशियल ऑफ एम आर टी एस, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इसको हमने ठीक कर दिया आपका। एक बात यानी कि इस टर्म को आपको टच नहीं करना है, जो भी काम करना है उसको एमआरटीएस पे करनी है आपको, एमआरटीएस और डिफरेंशियल ऑफ एमआरटीएस पे। तो एमआरटीएस के लिए आपको जो एक्चुअल फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने आपसे क्या कहा, इस y की जगह आप स्मॉल f लिख लो, u लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर। u भी लिख सकते हो आप, या p लिखना चाहो p लिख लो। तो आप इसे डिफरेंशिएट कर लो। अब यहाँ एमआरटीएस का फॉर्मूला होता है डेल वाई बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई बाय डेल वाई, ये लिख दो, कैंसिल आउट होने की ये पोजीशन आएगी आपकी। अब इसी को डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये जो टर्म आप आउटसाइड कर रहे हो और ये आप इसको एज इट इज छोड़ दोगे, जिससे कि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ जो y वाला टर्म था वो कैपिटल में लिखा हुआ था, ठीक है, वो यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। तो ये यानी कि यू पी जो भी लिखना चाहे आप लिख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3 का ए पार्ट आपका हो गया। नेक्स्ट आइए 3 के बी पार्ट की तरफ लेके चल रहे हैं। लिखो द अमाउंट ऑफ एक्स ऑन सम गुड डिमांड डिपेंड्स ऑन द प्राइस पी एंड सो ऑन। आपकी ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू पी है, आपकी कंसंट्रेशन इसी पे होनी चाहिए, जिसमें p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ओनली विथ रिस्पेक्ट टू p, तो ये आपकी डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि रीजन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो ग्रेटर देन 0 है। अब उसके बाद जो उन्होंने आपको समझाया कि भाई यहाँ p जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, w एंड t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप क्वेश्चन ढंग से रीड कर लेना एक बार, W और T के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिसमें W के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। नेक्स्ट T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे वो लेस देन 0 आ रहा है। ये आपकी P वाली फंक्शन ऊपर डिपेंड कर रही है। अब रही बात
उसके बाद उसने कहा ए बेसिकली फंक्शन टी का है और उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है। अब ये कह रहा है कि इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ दिस वन एंड सो ऑन। भाई इतना वो लंबा चौड़ा उनकी कहानी है कि इन जनरल लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई आपको कुछ नहीं करना है, एक चेन रूल का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, यहां मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि भाई एक्स, यहां देखो, यहां मैं ज्यादा अच्छा दिखा सकता हूं आपको, वो पी और ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसको दो पार्ट में कर दो, एक साइड पी एक साइड ए। अब रही बात ये पी डब्ल्यू और टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो पी को डब्ल्यू और टी के ऊपर कर दो, एक साइड डब्ल्यू एक साइड टी, और ए जो है आपका वो भी टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये रही आपकी ए डिपेंड्स ऑन टी। बस ये यदि आप समझ गए, जो थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा, ये यदि आप समझ जाओगे तो आपका क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व है। अब कह रहा है कि इस टी में चेंज हो रहा है, तो बताओ कि किस तरह की चेंजेस आने जा रही है। बाय टैक्स रेट में चेंजेस हो रही है तो क्या होने जा रही है, पहले तो मुझे बताओ एक्स इनिशियली किसका फंक्शन है, पी और ए का, और एक्स इनिशियली किसका फंक्शन है, पी एंड ए का। पी किसका फंक्शन है, डब्ल्यू एंड टी का। ए किसका फंक्शन है, टी का। गॉट इट। अब रही बात, एक्स जो है अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करेगा, एक तो डब्ल्यू के ऊपर और एक डब्ल्यू के ऊपर और एक टी के ऊपर, दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप लिखना चाहो तो ये लिख लो कि x is initially a function of p and a, where p is a function of w and t and a is a function of t. लेकिन therefore x ultimately depends on w and t, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, भाई w और t के ऊपर डिपेंड करेगा। तो x यदि अल्टीमेटली w एंड t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो x की डिपेंडेंसी दो वेरिएबल्स पे हो गई। तो दो वेरिएबल्स पे जब भी किसी की डिपेंडेंसी होगी, तो इतनी बात तो आपको भी समझ में आती है कि डिफरेंशिएशन क्या होगी, पार्शियल होगी। क्लियर। और एक के ऊपर डिपेंडेंसी होती है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होती है। तो मैं यही लिख रहा हूं आपके लिए कि ये आपकी हो जाएगी डेल एक्स बाय डेल टी, मतलब टी में चेंजेस तो एक्स में क्या चेंज होगी। अब यहां से देखो, टी में चेंज तो पी में चेंज। क्लियर। तो टी में चेंज तो पी में चेंज, ऑब्वियसली इसके दो ब्रांचेस हैं, तो दो ब्रांचेस हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगी। तो आप इसे कह सकते हो डेल पी बाय डेल टी। अब रही बात टी में चेंज तो पी में चेंज, इसको रिप्रेजेंट करोगे डेल पी बाय डेल टी से। अब इस पी में चेंज तो एक्स में चेंज, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऑब्वियसली दो ब्रांच है तो ये हो जाएगी डेल एक्स बाय डेल पी। अब इसे लिख लो, आप बाय टी में चेंज तो पी में चेंज, पी में चेंज तो एक्स में चेंज। लिखो इसे लिखोगे डेल एक्स बाय डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एक्स बाय डेल पी इंटू डेल पी बाय डेल टी। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, जहां भी दो ब्रांचेस हों वहां डिफरेंशिएशन हमेशा पार्शियल होती है। तो यहां टी में चेंज तो पी में चेंज, पी में चेंज तो एक्स में चेंज। ये तो हुआ एक चेंज। दूसरा चेंज है कि टी में चेंज तो ए में चेंज। यहां देखो एक ब्रांच है, एक ब्रांच है तो डिफरेंशिएशन आपकी डी ए बाई डी टी होगी। नेक्स्ट, इस ए में चेंज तो एक्स में चेंज। यहां दो ब्रांचेस हैं तो डिफरेंशिएशन पार्शियल होगी, तो ये आपकी हो जाएगी डेल एक्स बाय डेल ए। इसको भी लिख लो, प्लस डेल एक्स बाय डेल ए इंटू डी ए बाई डी टी। हो गया। अब सबके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखा आपको, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा वो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। जब वो p के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा है तो नेगेटिव आ रही है, ठीक है, और a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो वो पॉजिटिव आ रही है। तो मुझे बताओ p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो नेगेटिव है, लेस देन 0, या आप सीधा नेगेटिव भी लिख सकते हो, और a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव हो गई, ये आपकी पॉजिटिव हो गई। दूसरा,
जब वो W के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो ग्रेटर देन 0 है, तो W के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो ग्रेटर देन 0 है, और T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो क्या है, नेगेटिव है। किसका डिफरेंशिएशन कर रहा हो, P का डिफरेंशिएशन कर रहा है। P का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू W पॉजिटिव है और P का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू T नेगेटिव है। तो हमारा P का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू T है, तो ऑब्वियसली आपकी नेगेटिव है। लेस देन 0 लिखो या नेगेटिव लिखो, एक ही बात है। अब आज जो एक टर्म रह गई हमारी, वो रह गई कि भाई जब A के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो ये पॉजिटिव है, तो ये आप पॉजिटिव हो गई। तो मुझे बताओ नेगेटिव इंटू नेगेटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव, ये आपकी पॉजिटिव हो गई और ये भी पॉजिटिव हो गई। क्लियर? तो आपसे उन्होंने क्या पूछा था, देख लो जरा। इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेस डज द डिमांड फॉर गुड्स नेसेसरी इंक्रीज और नेसेसरी डिक्रीज और नाइदर। ऑब्वियसली जब आप T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इन दोनों का मल्टीपल आपकी पॉजिटिव हो गई, और ये पॉजिटिव 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 होता ही है, बीच में पॉजिटिव साइन है भी, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब T यदि इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो डिमांड फॉर गुड्स क्या होगा, नेसेसरी इंक्रीज होगा। गॉट इट? ये क्वेश्चन इस ढंग से डिजाइन है कि आपको रीड करके प्रॉब्लम इंडिकेट करे, मतलब आप क्वेश्चन देखते ही स्किप करने की टेंडेंसी में आ सकते हो, लेकिन आप स्किप मत करना, पहले एक एक करके पढ़ लो कि भाई x इनिशियली p और a का फंक्शन है, p बेसिकली w और t का फंक्शन है, a आपका t का फंक्शन, फंक्शन का नेम भी दिया हुआ है, ठीक है, आप नेम में मत जाओ, सीधा सीधा पकड़ो आप। अब रही बात t में इंक्रीज तो p में इंक्रीज, p में इंक्रीज तो x में इंक्रीज, ये आपके सामने डेल एक्स बाई डेल पी इंटू डेल पी बाई डेल टी। पार्सल क्यों है, मैं आपको रीजन बता चुका हूं, एक से ज्यादा ब्रांचेस में पार्सल होती है। अब रही बात t में इंक्रीज तो a में इंक्रीज, एक ब्रांच है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, a में इंक्रीज तो x में इंक्रीज, एक से ज्यादा इनके, तो ये पोजीशन सबकी उन्होंने पोजीशन दे रखी है कि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सब लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये आपकी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है आपका, बीच में प्लस साइन है, तो इसका मतलब आपकी जो डिफरेंशिएशन आ रही है वो ये इंडिकेट कर रही है कि विद द इंक्रीज ऑफ टी एक्स विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये आपकी पोजीशन क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट, लिखो डिफाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपके नॉलेज में हो तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो भी ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। रैंक क्या होता है? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। ठीक है, ये सीधा सा डेफिनेशन है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है लिख ली, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, या लिखिए कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, या ब्रैकेट में क्या लिखा आपने, कॉलम्स ऑफ, या इतना ही काफी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। भाई मैट्रिक्स के अंदर जो जब ज्यादा से ज्यादा कितने इंडिपेंडेंट रोज है वही उसकी रैंक है, या कितने इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं वही उसकी रैंक, सीधा सा डेफिनेशन। तो 4 के ए पार्ट का तो क्लियर हो गया आपका कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स, दैट इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इन दिस फॉर्म। तो स्टार्ट करें रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले तो ये देखो कि ये मैट्रिक्स किस साइज की है। तो आप देखो कितने साइज की है, तो 1 2 3 रोज है और 4 कॉलम्स है, तो ये 3x4 साइज की है। अब रही बात मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम रैंक इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो उसके मैक्सिमम रैंक होगी। तो लिखिए मैक्सिमम रैंक ऑफ ए, पहले ए कॉपी कर लीजिएगा,
वी हैव ए इज इक्वल टू 1 2 4, next 3p2, next 1 7 2, next 1q3। किस साइज की मैट्रिक्स है? 3x4। अब आ जाइए मैक्सिमम रैंक कितनी होगी। लेकिए मैक्सिमम रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3,4। 3 और 4 में कौन मिनिमम? ऑब्वियसली 3। तो मैक्सिमम रैंक 3 होगी। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 रोज इंडिपेंडेंट होंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉलम से इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर? अब रही बात, आपने क्या दिया? मैक्सिमम रैंक 3 होगी। तो सबसे पहले तो रैंक 3 कब होगी वो आपको बताना है। तो लिखिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अब मुझे बताइए कि रैंक ऑफ ए तो 3 तब होगी ना जब जितने भी माइनर्स हैं ऑर्डर 3 के, कितने माइनर्स ऑर्डर 3 के? तो ऑब्वियसली आपके पास 4 माइनर्स ऑर्डर 3 के। ठीक है भाई, आप फर्स्ट कॉलम डिलीट कर लो तो एक माइनर होगा। माइनर मतलब 3x3 डिटरमिनेंट। भाई आपको मालूम है माइनर हम कहते हैं 3x3 डिटरमिनेंट को। तो ये मैट्रिक्स तो 3x4 है, तो एक कॉलम आपको हटाना पड़ेगा। या तो आप फर्स्ट कॉलम हटा दो, या सेकंड हटा दो, या थर्ड हटा दो, या फोर्थ हटा दो। भाई आपके पास इस केस में 4 माइनर्स ऑर्डर 3 के, एक भी नॉन जीरो निकला तो रैंक आपकी 3 हो जाएगी। क्लियर? तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। लिखिए इफ एटलीस्ट वन ऑफ द माइनर, लिखिए इफ एटलीस्ट वन ऑफ द माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉन जीरो। इफ एटलीस्ट वन ऑफ द माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉन जीरो। पहला लाइन ये होगा आपका। बाय एक भी माइनर ऑर्डर 3 का नॉन जीरो होगा तो रैंक 3 हो जाएगी। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इन दिस केस वी हैव 4 माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3, 4 माइनर्स ऑर्डर 3 के। अब आजी भाई आपको मालूम है 3 माइनर ऑर्डर 3 के हैं, सॉरी 4 माइनर ऑर्डर 3 के हैं, एक भी नॉन जीरो निकला तो रैंक आपकी 3 हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। तो भाई पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी जिससे कि रैंक 3 हो जाए, या अलग अलग रैंक जो भी होगा वो बात की बात है। तो सबसे पहले तो हम 3 में, तो 3 के लिए आप फर्स्ट कॉलम ले लो, ठीक है, और सेकंड कॉलम ले, सॉरी थर्ड कॉलम ले लो। रही बात यदि आपको P देखना है तो ये भी कॉलम आपको लेना पड़ेगा, और Q देखना है तो ये कॉलम लेना पड़ेगा। तो एक बार हम फोर्थ कॉलम डिलीट करके इन 3 का डिटरमिनेंट निकालेंगे जो कि नॉन जीरो होना चाहिए रैंक 3 के लिए। और एक बार हम ये वाला कॉलम, कौन सा कॉलम? सेकंड कॉलम डिलीट करके बाकी का रैंक निकाल लेंगे। बस क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, क्लियर? तो ये यानी कि हम कौन सा कॉलम अभी फिलहाल डिलीट करने जा रहे हैं? फोर्थ कॉलम डिलीट करके ये 3 कंसिडर करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपने लिखा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इफ एटलीस्ट वन ऑफ द माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉन जीरो, दैट इज, मैंने ब्रैकेट में लिखवाया कि वी हैव 4 माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 इन दिस केस। क्लियर? अब हम एक माइनर ये उठाने जा रहे हैं डिलीटिंग फोर्थ कॉलम। तो लिखिए कंसिडर 1 2 4, नेक्स्ट 3p2, नेक्स्ट 1 7 2। कौन सा कॉलम डिलीट किया हमने? ऑब्वियसली फोर्थ कॉलम डिलीट किया। यहां से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी, तो P की वैल्यू निकाल ली, हो जाएगा 1, हो जाएगी 2p -14, ठीक है, -3 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगी 4, 4 माइनस 4p, नेक्स्ट +1, ये हो जाएगी 4 माइनस 4p नॉट इक्वल टू 0। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। 1 हमने लिया,
तो ये हो गई 2p माइनस 14, ये हमने लिया 3 तो -3, तो ये हो जाएगी 2 2 ज़ा 4 माइनस, सॉरी ये तो गलत हो गया, आप 2 2 ज़ा 4 माइनस 28, तो इसको ठीक कर रहा हूँ मैं आपके लिए। थ्री लेते ही ये आपकी हो गई 4 माइनस 28। नेक्स्ट +1 और 1 लेंगे तो हो जाएगी 4 माइनस 4p, ये आपकी पोजीशन होगी। आप इसे लिखो नेक्स्ट, दिस इम्प्लाइज 2p माइनस 14, ये आपकी हो गई -24 इंटू 3, आई थिंक -24, हाँ -24 इंटू 3 दैट इज आई थिंक 72 ना, 72, और ये आपकी हो गई +4 माइनस 4p नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपकी पोजीशन हो जाएगी -2p, और 72 में 4 ऐड करोगे तो 76 आएगी, -14 आई थिंक 62, तो ये आपकी हो गई 62 नॉट इक्वल टू 0। सो 2p इज इक्वल टू 62 नॉट इक्वल टू 62, तो p की वैल्यू 31 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 31। तो p की वैल्यू यदि 31 नहीं होगी तो ये आपका माइनर ऑफ ऑर्डर 3 नॉन जीरो हो जाएगा, इससे रैंक 3 कंफर्म हो जाएगी। अब रही बात सिर्फ p की वैल्यू के बारे में तो बात कर नहीं रहा है, वो तो q की वैल्यू की बात कर रहा है आपसे। तो अब आप करो, कौन सा लोगे, फर्स्ट कॉलम लेना है, सेकंड कॉलम आप स्किप कर जाओ, ऑल्दो ले भी सकते हो लेकिन उस केस में p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, आप उसे छोड़ दो, क्योंकि आप पहले कह चुके हो p की वैल्यू 31 नहीं है। अब 31 नहीं है तो क्या है, तो देखना पड़ेगा ना। तो आप फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम कंसिडर करो, लिखो कंसिडर 1, फर्स्ट कॉलम ले लिया हमने 1 2 4, थर्ड कॉलम ले लिया हमने 1 7 2 और 1 Q 3, ये भी यदि नॉन जीरो हो जाए तो भी रैंक 3 हो जाएगी। तो आप इसे ओपन करो, लिखो दिस इम्प्लाइज 1 and 2, 7 3s are 21, 21 minus 2Q, लिखो -1, 3 2s are 6 minus 4Q, नेक्स्ट +1, ये हो जाएगी 4 minus 28 नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी पोजीशन बन रही है, ये 1 लिया हमने तो 21 minus 2Q, जब हमने ये 1 कंसिडर किया तो ये हो गई 3 2s are 6 minus 4Q, नेक्स्ट, और जब हमने ये 1 कंसिडर किया तो 2 2s are 4 minus 28, तो ये आपकी पोजीशन बन रही है। नेक्स्ट ये आ जाएगी 21 minus 2Q, ये आपकी हो जाएगी -6 + 4Q और -24 नॉट इक्वल टू 0। अब ये आप इसको देखो, ये ठीक है, तो 21 और ये आपकी 15 हो गई, तो ये आपकी -9 हो गई। तो मेरे हिसाब से ये आपकी पोजीशन जो बन रही है 21 - 3 दैट इज -9, -9 + 2Q इज इक्वल टू 0, सो 2Q इज इक्वल टू 9, Q की वैल्यू 9/2 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 लिखिएगा हर जगह, यदि मैंने कहीं लिख रखा है तो आपकी P की वैल्यू यदि 31 नहीं हो और Q की वैल्यू 9/2 नहीं हो, ठीक है, तो आपकी रैंक ऑफ ए 3 कंफर्म है, क्योंकि लिखा हुआ फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ P एंड Q। तो आपको ये बताना होगा कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 तब होगा व्हेन P इज नॉट इक्वल टू 31 और Q इज नॉट इक्वल टू 9/2। P यदि 31 नहीं है तो रैंक 3 हो जाएगी, Q यदि 9/2 नहीं है तो भी रैंक 3 हो जाएगी। क्लियर? एक तो आपने ये बता दिया। अब रही बात 3 पे नहीं रुकना है, उसके पीछे भी आना है आपको। तो रैंक ऑफ ए 2 कब होगा?
तो रैंक ऑफ ए 2 तब होगा जब जितने भी माइनर्स हों ऑर्डर 3 के वो सबके सब 0 हो जाए। तो आपको मालूम है रैंक ऑफ ए 2 तब होगा जब जितने भी माइनर्स ऑर्डर 3 के हों सारे के सारे 0 हो जाए। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब p की वैल्यू 31 हो जाए और q की वैल्यू 9/2 हो जाए। क्लियर? तो लिखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 व्हेन, यानी कि p इज इक्वल टू 31 एंड, ये यानी कि एंड पे ध्यान देना है, एंड q इज इक्वल टू 9/2। इससे ये कंडीशन जब भी फुलफिल होगा तो जितने भी माइनर है ऑर्डर 3 के वो सब के सब 0 हो जाएंगे। लेकिन यानी कि इसके बाद भी रैंक कंफर्म नहीं होती है 2। अब आपके पास जो एक माइनर ऑर्डर 2 का नॉन 0 होना चाहिए। तो यहां से ये कंफर्म हुआ कि ये दोनों वैल्यू जब भी होगी तो जितने माइनर्स ऑर्डर 3 के हैं सबके सब 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास 4 माइनर्स ऑर्डर 3 के हैं, सबके सब 0 हो गए। तो इसका मतलब रैंक 3 नहीं होगी। अब 2 कब होगी? जब माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन 0। लिखिए एंड माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन 0। लिखिए एंड माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन 0। यहां साइड में लिखिएगा एंड माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन 0। आप मुझे बताइए माइनर ऑफ ऑर्डर 2 नॉन 0 दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हैं भाई। हम ऐसा कुछ ले लें, ये 2 और ये 2, ठीक है, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करो। 1 into 2 दैट इज 2, -12 -10 हो गई। अब आपने माइनर ऑफ ऑर्डर 2 के लिए कौन सा कॉलम डिलीट किया? ऑब्वियसली थर्ड एंड फोर्थ कॉलम डिलीट किया। कौन सा रो डिलीट किया? तो सेकंड रो डिलीट की। गॉट इट? लिखिए दैट इज, लिख लीजिएगा, आप खुद से लिख लीजिएगा, दैट इज डिटरमिनेंट में लिख ली, दैट इज, इसको ले ली, लिखिए दैट इज, यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं 1342। तो 1342 आप ले लो, यहां मैं आपको दिखा देता हूं, लिखिए दैट इज 13 और 42। आपकी ये पोजीशन हो जाएगी 2 - 12 दैट इज -10 नॉट इक्वल टू 0। अब इससे रैंक 2 आपकी कंफर्म हो जाएगी। 2 से नीचे, जब 2 कंफर्म है तो उसके नीचे जाने की आपको जरूरत ही नहीं। तो आपने ये कहा कि रैंक 3 कब होगी? तो क्लियरली कहा रैंक 3 तब होगी जब p की वैल्यू या तो 31 नहीं हो, ठीक है, या q की वैल्यू 9/2 नहीं हो। तो रैंक 3 कंफर्म है, क्योंकि p की वैल्यू 31 नहीं होगी तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 नॉन 0 हो जाएगी। q की वैल्यू 9/2 नहीं होगी तो भी माइनर ऑफ ऑर्डर 3 नॉन 0 हो जाएगी। और 4 में से एक भी माइनर ऑर्डर 3 के नॉन 0 हुए तो रैंक 3 कंफर्म है। ठीक है, क्लियर? अब रही बात रैंक ऑफ ए 2 कब होगी? तो सबसे पहले 2 कब होगी? जब भी आप 2 की बात कर रहे हो तो सबसे पहले ये कहना होगा कि 3 नहीं होगी। मतलब 3 नहीं होगी, कब होगी? 3 नहीं होगी जब p की वैल्यू 31 हो जाए और q की वैल्यू 9/2 होते ही जितने भी माइनर्स ऑर्डर 3 के होंगे सबके सब 0 हो जाएंगे। अब जितने भी माइनर्स ऑर्डर 3 के हैं सबके सब यदि 0 हो गए तो क्या रैंक ऑफ 2 कंफर्म है? स्टिल कंफर्म नहीं है। उसके लिए माइनर ऑफ ऑर्डर 2 का नॉन 0 होना जरूरी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आप ये और ये कंसिडर कर लो, या कोई और भी कंसिडर कर सकते हो। दिस वन, देख लो चेक करके, ये भी नॉन 0। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो 1 1 4 3, ये भी आपकी नॉन 0 होगी। कोई भी माइनर ऑर्डर 2 का नॉन 0 दिखा दो, रैंक 2 आपकी कंफर्म है। ठीक है, उस केस में p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 31, q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9/2। एक जगह और लिखना है और एक जगह एंड लिखना है, बी क्लियर दिस वन। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि दोनों एक ही तरह की लैंग्वेज है, ये दोनों एक तरह की लैंग्वेज नहीं है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन थ्रू ऑरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। ये क्वेश्चन जो मैं आपके पास आया है, इस क्वेश्चन में मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे, थोड़ा ढंग से सोचिएगा। भाई आपको एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो ऑरिजिन से पास करती है। मान लीजिए हैंड पे मेरी ऑरिजिन है, ये रही, क्लियर? अब इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ये उसका वेक्टर का डायरेक्शन। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर,
भाई प्लेन इस वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए जो इन दोनों का ज्वाइन करता हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, बी क्लियर दिस वन, ये आपकी सपोज प्लेन है और ये वो वेक्टर। तो मुझे बताइए इस केस में प्लेन और वेक्टर तो पैरेलल हो जाएगा ना। भाई लिखो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस वन। ठीक है, तो भाई वेक्टर की तो हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन वेक्टर की? तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यदि आप लिखना चाहें तो d इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। लिखो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर d इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये आपकी हो जाएगी 4 - 1, दूसरा 1 - 2, तीसरा -1 - 2। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 - 1, 1 - 2 और तीसरा -1 - 2। क्या आ जाएगा? ये आपकी हो गई 3, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट -3। ये आपकी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। बाय डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कुछ नहीं होती है, वो बेसिकली b - a होती है। b एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आपकी प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो ऑरिजिन से पास करती हो इस डायरेक्शन में बाय प्लेन और ये लाइन, तो इसका मतलब आपस में पैरेलल हो गए। तो प्लेन और लाइन यदि आपके आपस में पैरेलल हो गए, भाई आपसे कह रहा है कि ऑरिजिन कंटेन करता हुआ प्लेन चाहिए हमें, ठीक है, और इस डायरेक्शन में चाहिए जो ये वेक्टर का डायरेक्शन है। तो इसका मतलब प्लेन और ये आपस में पैरेलल हुए। लेकिन पैरेलल होने से क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। भाई हमें प्लेन चाहिए तो एक तो प्लेन के ऊपर वेक्टर चाहिए, तो वो तो हमें मिल गया कि ऑरिजिन मिल गया। दूसरा उसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर चाहिए, ठीक है, क्लियर। पैरेलल वेक्टर नहीं चाहिए, पैरेलल वेक्टर से क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगी आपकी। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज इस फॉर्मेट की होनी चाहिए थी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स है ना, यहां मेरे हिसाब से नॉर्मल वर्ड होना चाहिए, ठीक है, कि भाई उस केस में ये वेक्टर आपकी नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होगी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स, क्लियर। तब जाके आप इसे सही ढंग से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां जो लैंग्वेज कह रही है कि प्लेन ऑरिजिन कंटेन करती है और वेक्टर जो है वो इन दोनों को ज्वाइन करता है, तो ये तो इंडिकेट कर रहा है पैरेलल की तरफ, और पैरेलल वेक्टर्स होने पे आपकी इक्वेशन प्लेन की नहीं निकलेगी। आपको जब तक नॉर्मल वेक्टर नहीं मिलेगा तब तक और प्लेन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते। तो ये क्लियर कट तो ये नहीं कह रहा है कि नॉर्मल वेक्टर है इनका, ठीक है, मैं कह रहा है इस वेक्टर के डायरेक्शन में प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो ऑरिजिन से पास करती है, क्लियर। तो ऑब्वियसली इस केस में लाइन और प्लेन ये दोनों आपस में पैरेलल होगी, तो उस केस में नहीं निकाला जा सकता ये। भाई मेरे हिसाब से इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर इस तरह का कोई लैंग्वेज होना चाहिए, तब तो आपकी इक्वेशन निकल जाएगी। तो आइए उस केस में मैं ये सपोज करते हुए कि ये वेक्टर आपकी जो गिवन है, ऑल्दो नॉर्मल वेक्टर नहीं है, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि ये नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है या खुद में ये नॉर्मल वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है P डॉट x माइनस ए इज इक्वल टू 0। P क्या है? ऑब्वियसली नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। A क्या है? वो वेक्टर जो प्लेन के ऊपर है, ऑब्वियसली ऑरिजिन। तो आप इसे लिख सकते हो, P को हम कहते हैं P1, P2, P3, और x माइनस ए का मतलब हो गया x1 माइनस ए का फर्स्ट कंपोनेंट। ए अपने आप में ऑरिजिन है तो फर्स्ट कंपोनेंट 0 होगी। नेक्स्ट x2 माइनस 0, नेक्स्ट x3 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 इज इक्वल टू 0। अब रही बात, यदि ये नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं करता है, क्वेश्चन कहता है ऑरिजिन से पास करता हुआ
एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो उस वेक्टर के डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो वेक्टर के डायरेक्शन में इसका मतलब प्लेन और लाइन आर पैरेलल, और पैरेलल से तो क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा। लेकिन हाँ, यदि वहां नॉर्मल लिखा होता तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है आपकी, ये नॉर्मल वेक्टर हो जाती है। और नॉर्मल वेक्टर मतलब या कोई भी वेक्टर होती, उसके पैरेलल वेक्टर की भी यही इक्वेशन होती। उस केस में आपकी P1 की वैल्यू 3 होती, ये -1 होता, ये -3 होता। तो P1 यदि वो नॉर्मल वेक्टर है क्वेश्चन के अंदर, तो ये जाएगी 3x1, P1 की जगह 3 रखना है, और ये P2 की जगह -1 रखना है तो -x2, और P3 की जगह आपको -3 रखना है तो -3x3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है P डॉट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। P आपकी क्या है, नॉर्मल वेक्टर, और ऑरिजिन से पास करती है तो आपको ही मालूम है, x माइनस ए मीन्स x1 माइनस 0, x2 माइनस 0, x3 माइनस 0। डॉट प्रोडक्ट करने आता ही वो कर दो आप, ठीक है। अब रही बात तीसरी बात, जो वो कह रहा था कि वो जो वेक्टर है यदि वो नॉर्मल है देन P1, P2, P3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, तो वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई। अब उन्होंने कहा है कि वेयर डज द एवर प्लेन इंटरसेक्ट दिस लाइन। आपको मालूम है कि लाइन और प्लेन तभी इंटरसेक्ट करेगी जब उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये -t+2 फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट यहां सब्स्टिट्यूट कर देनी। तो आप यहां से x1 की वैल्यू लिखो, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट क्लियरली लिख लेना, लिखो सब्स्टिट्यूट x1, x2, x3, आपको मालूम है एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। तो x1 की वैल्यू क्या, -t+2 रख दो आप इसे, तो 3 टाइम्स x1 की वैल्यू है -t+2, x2 की वैल्यू है 2t-1, और x3 की वैल्यू है आपकी t+3 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगी -3t, -2t, -3t, कितना हो गया, -3t, -3t, -6t, और -2t दैट इज -8t, यदि मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूं तो। और ये हो गई +6 +1 दैट इज 7, और -9, तो 6 + 1 दैट इज 7, -9 दैट इज -2, तो ये आपकी हो गई -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई 8t इज इक्वल टू -2, t की वैल्यू -1/4 होगी। यदि ये कैलकुलेशन सही है तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे आ जाएगा -3t, -2t दैट इज -5t, -8t, +6 +1 दैट इज 7, -9 दैट इज 2, तो ये आप उधर कर दो तो t की वैल्यू -1/4 हो जाएगी। अब रही बात वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहते हो तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आता जाएगा। लिखो देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट x1 है -t+2, इसमें x1 की t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है -1/4, तो मेरे हिसाब से 2 + 1/4 दैट इज आई थिंक 9/4 आ जाएगी। क्लियर? ऐसे ही t2 निकाल लेना, x2 निकाल लेना, x2 क्या है 2t-1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आ जाएगी आपकी। और ऐसे x3 निकाल लेना, t+3, t की वैल्यू आपके पास है ही, सब्स्टिट्यूट कर दोगे आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरप्लेन थ्रू ऑरिजिन, ठीक है, अच्छी बात है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स का मतलब वेक्टर तो ये क्लियरली नहीं कह रहा है कि वो नॉर्मल वेक्टर है, तो बेसिकली ये इंडिकेट हो रहा है कि वो पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स ऐसे कुछ लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्लियर? और नहीं तो फिर सॉल्व होने से रहा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये मैंने आपको समझाया कि भाई पहले डायरेक्शन निकाल लेना, वही डायरेक्शन ये सपोज करते हुए कि नॉर्मल है, ठीक है, और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मैं इसे रब कर देता हूं।
अब आ जाइए नेक्स्ट, लिखा है लेट देयर एग्जिस्ट नॉन नल मतलब जीरो वेक्टर नहीं है, सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, फाइंड लैम्डा एंड कंप्यूट दिस वन एंड सो ऑन। सबसे पहले ये जो आपके पास लिखा हुआ है ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, बेसिकली ये क्वेश्चन आपकी आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर का है, ठीक है। तो स्टार्ट हुई, a की वैल्यू दे रखा है और a रेज़ टू पावर 10x की वैल्यू इनको चाहिए फॉर ईच लैम्डा एंड एसोसिएटेड x। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A का बी पार्ट, देखिए वी हैव ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, देखिए दिस इंप्लाइज ax माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। आगे आप इससे लिख सकते हैं a माइनस लैम्डा टाइम्स आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर भाई। आपको मालूम है लैम्डा आई इंटू एक्स एक्स होता है, लैम्डा तो आपकी कांस्टेंट। अब रही बात, उन्होंने दी है कि a की वैल्यू आपकी 1320 है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन में दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो यूनिक, दूसरा इनफाइनाइट। तो यूनिक यदि सॉल्यूशन होगा तो उस केस में x की वैल्यू 0 0 0 आएगी, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये नॉन ज़ीरो वेक्टर उनको चाहिए। तो नॉन ज़ीरो का मतलब हो गया कि x यहाँ ज़ीरो नहीं चलेगा, तो जीरो नहीं चलेगा तो इसका तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, क्लियर की बात है। और इनफाइनाइट की तरफ तभी जाएगी जब a माइनस लैम्डा आई 0 होगा, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट 0 होगा, क्लियर। तो ये आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है, इसकी सॉल्यूशन यूनिक होती है, इनफाइनाइट होती है। अब यूनिक तब होती है जब इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में यूनिक होगी और सॉल्यूशन 0 0 0 होगी। इसकी सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगी, ठीक है, जब x क्लियरली लिखा हुआ है नॉन जीरो वेक्टर, पहले मैंने आपको दिखाया। तो लिखो इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन, लिखो सिंस x इज नॉन जीरो therefore, लिखो सिंस x इज नॉन जीरो therefore डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अब a माइनस लैम्डा आई आपको ही मालूम है, लिखो वेयर a माइनस लैम्डा आई, a उन्होंने आपको दे रखा है 1 2 3 0 माइनस लैम्डा टाइम्स आई लिख दो 1 0 0 1, तो ये आपकी हो जाएगी 1 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 0 माइनस लैम्डा। आप इसे निकाल लो, ये आपके डिटरमिनेंट हो जाएगी a माइनस लैम्डा आई 1 माइनस लैम्डा 2 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगी माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस डिटरमिनेंट निकालने आता ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और ये हो गई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। आप इसे लिख सकते हो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी ब्रेकअप होगी आई थिंक लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 नहीं माइनस 2। भाई उन्होंने जो पूछा था आपसे, एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ।
लेट देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए आपकी है लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स से जो पोजीशन निकल के आ रही है वो ए माइनस लैम्डा एक्स आई, सॉरी ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रही है, ठीक है, जो मैंने इसको एक साइड करके देखा। तो अब रही बात नॉन जीरो वेक्टर चाहिए, होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन, यूनिक एंड इनफाइनाइट। यूनिक होने के लिए इसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और इनफाइनाइट होने के लिए जीरो होना चाहिए। तो नॉन जीरो वेक्टर चाहिए, इसलिए इक्वल टू जीरो होगी। तो इक्वल टू जीरो से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई, एक 3 आई है, दूसरी -2 आ गई। अब कंप्यूट दिस वन, यानी कि अभी तक हमने आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया, सीधा याद किया हुआ कंसेप्ट, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे मैं लगा रहा हूं। अब ये a 10x चाहिए इनको, तो चलो देखते हैं a 10x कैसे निकालेंगे। मैं यहां तक जो बता रहा हूं ये बेसिकली जो जनरल नॉलेज है उस नॉलेज के थ्रू बता रहा हूं कि भाई कुछ मत करो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। यहां तक आने के बाद मैंने आपको क्लियरली कहा होमोजेनियस इक्वेशन डिटरमिनेंट क्यों जीरो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो होने पर यूनिक होगा, उस केस में एक्स की वैल्यू 0 0 0 आएगी। इनफाइनाइट चाहिए तो ये हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, यहां तक हो गया। अब उनको चाहिए a 10x, तो देखते हैं a 10x, लेकिन वी हैव ax इज इक्वल टू लैम्डा x, फिर से हम उसी को यूज करेंगे, और तो हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। इसको ax से मल्टीप्लाई कर दो, a से मल्टीप्लाई कर दो बोथ द साइड्स, ये लैम्डा x, यहाँ लैम्डा कांस्टेंट है आपकी ax, और ax क्या है, ax क्या है, ऑब्वियसली ax इज इक्वल टू लैम्डा x है, तो लैम्डा x रख दो, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर x। तो आपको क्या समझ में आई कि भाई a स्क्वायर x जो है वो लैम्डा स्क्वायर x हो जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ a रेज़ टू पावर 10x, इसी पैटर्न पे करोगे, a रेज़ टू पावर 10x क्या होगा, लैम्डा रेज़ टू पावर 10x हो गया। आप कहोगे ये कैसे आ जाएगा, फिर से a से मल्टीप्लाई कर दो, तो a क्यूब x हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बाहर कर देना, ठीक है, ax फिर लिख देना, ax की जगह लैम्डा x, तो लैम्डा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो a से अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब इधर आएगा, उधर लैम्डा क्यूब आएगा, ऐसे करते करते यहां तक पहुंच जाओगे। तो यहां तक तो हमने कर दिया, एक बार फिर से देखते क्या पोजीशन है। भाई ये कह रहा है फाइंड लैम्डा, तो लैम्डा तो निकाल ही दिया, a 10x निकालो, तो a 10x हमने कह दिया कि लैम्डा रेज़ टू पावर 10 इंटू एक्स होगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब ये ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए कह रहा है, ठीक है, कि ये निकालो हर एक वैल्यू के लिए, और एसोसिएटेड एक्स, ये अपनी जगह एक क्वेश्चन बनता है। भाई लैम्डा की हमारी दो वैल्यू है, यानी कि मैंने अभी तक कोई आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का जो कंसेप्ट है एक्चुअल उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हमने निकाल लिया कि लैम्डा रेज़ टू पावर 10x होगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अब लैम्डा जब हमारे पास दो वैल्यू है, एक वैल्यू आई थिंक 3 है और एक -2 है, तो हम ये देखना चाहेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 पे क्या पोजीशन बन रही है, क्लियर। तो लिखिए फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा, वो तो हम बाद में देखेंगे, यहां तक पहुंच गए। फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा, एक बार लैम्डा हमारी 3 है, तो लिखो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3, लिखिए वी हैव a माइनस, इक्वेशन क्या आपकी, ये इक्वेशन, इसमें 3 रख दो, a माइनस 3 इंटू आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। a माइनस 3i क्विक निकालना चाहते हो तो यहां आप 3 रख के देखो सीधा, तो ये आपकी -2 हो जाएगी और ये -3 हो जाएगी, बाकी दो एज इट इज कॉपी कर लेना, तो क्या आ जाएगी 2 और 3 एज इट इज, और यहां हो जाएगी 1 माइनस 3 दैट इज -2 और -3 लिख दो। 2 और 3 एज इट इज
ये दोनों तो मैंने आपको एज इट इज कर दी। 1 माइनस 3 दैट इज -2, और दूसरा आ जाएगा 0 माइनस लैम्डा दैट इज -3, और x आपके नॉलेज में है ही 2 वेरिएबल के अंदर x1 x2 ही होगी, और 0 मीन्स 0। कुछ नहीं है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सा इक्वेशन आपकी बन रही है कि -2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा 3x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 और यहाँ से भी x1 इज इक्वल टू x2। तो जब लैम्डा की वैल्यू 3 है तो x1 x2 इक्वल है, तो इसका मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू होगा x1 x2। भाई x तो हमारा यही है, एक्चुअल वेक्टर x1 x2 है, जिसमें ये दोनों इक्वल हो गए। तो आप इसे लिख सकते हैं x1 या इज इक्वल टू, कुछ लिखना चाहो इज इक्वल टू आप t लिख दो। तो x1 x2 t थोड़ी देर के लिए लेट कर लेना, तो t यदि आप कॉमन लोगे तो ये आपकी 1 1 हो जाएगी। ठीक है कि x1 x2 की कोई ना कोई वैल्यू होगी, मैंने थोड़ी देर के लिए कहा t है, तो ये तो आ गया x1 x2 x1 x1, ये दोनों t है तो t कॉमन लिख के हमने लिख दिया। अब रही बात, ये क्या पूछा था कि a 10x का जवाब दो, तो ये यदि हम यही जवाब दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो या एक साथ भी दे सकते हैं। एक तो हमने दे दिया कि भाई जब लैम्डा 3 होगी तो हमारे पास वो वेक्टर x होगी। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ यदि आप जवाब देना चाहो तो दे सकते हो, दे दो, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई a 10x आपकी होगी लैम्डा रेज़ टू पावर 10 इंटू एक्स। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रेज़ टू पावर 10, और x क्या है t इंटू 1 1। आप इसे कह सकते हो t आउटसाइड 3 रेज़ टू पावर 10, 3 रेज़ टू पावर 10 where t belongs to real number। एक का जवाब हमने दे दिया, अब दूसरे का जवाब देने जा रहे हैं। भाई ये आपकी हो गई लैम्डा इज इक्वल टू 3, लेकिन एक वैल्यू तो और है ना लैम्डा की आपकी, तो वेन लैम्डा इज इक्वल टू -2, लेकिन वी हैव a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स था ना, तो a प्लस लैम्डा आई जैसे ही 2 रखोगे -2, तो a प्लस 2i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स आपकी फिर से वही होगी वर्टिकली, सॉरी 2 और 3 ये तो रहेगा ही रहेगा, और 1 माइनस लैम्डा था तो 1 प्लस 2 दैट इज 3 हो जाएगी, और दूसरा माइनस लैम्डा था तो आई थिंक -2 हो जाएगी। ये देख लीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। भाई आपकी पोजीशन ये थी, तो मैंने यहाँ 1 माइनस लैम्डा -2 है, तो ये 1 प्लस 2 हो गई, तो ये 3 हो गई, 2 3 तो एज इट इज, ये आपकी माइनस लैम्डा होने के कारण 2 हो जाएगी। तो ये आपकी 2 है या नहीं है, ये +2 आपको लिखना चाहिए। ये आपकी दोनों सेम ही इक्वेशन आएगी, दोनों से आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना चाहो लगा लो, ऑल्दो उसकी ज़रूरत नहीं। ये भी आपकी वही है और ये भी वही है। ठीक है, तो यहाँ से आप x1 की वैल्यू निकाल लेना, x1 इज इक्वल टू -2/3, आई थिंक x2 हो जाएगी, और इसको आप कुछ भी लेना चाहो ले लो, जो भी लेना चाहो। तो x1 इज इक्वल टू x2 की कोई वैल्यू ले लो, -2/3 इंटू k कर दो, तो उस केस में वेक्टर क्या होगी, देखिए देयरफॉर वेक्टर x इज इक्वल टू x1 x2, ये आपकी हो गई
x1 आपने क्या लिया, सॉरी x2 ले लिया k, तो ये आपकी -2 3k, टेक k आउटसाइड, तो -2/3 1। यदि हमने कैलकुलेशन सारी सही की है तो यही पोजीशन आपकी बनेगी। बाय x2 आप थोड़ी देर के लिए k ले लेना, वेर k बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x2 की जगह k लिख दो और ये आपकी हो जाएगी, ये आपकी इधर हो गई ना, x1 आपकी -2/3 की हो जाएगी। अब जो उन्होंने पूछा था कि भाई a⁻10x बताओ, तो हमने कहा कि ये λ⁻10 इंटू एक्स होगा, लैम्डा की वैल्यू -2 है और x आपके पास ऑलरेडी है ही, k इंटू -2/3 इंटू 1, ठीक है। तो ये जो भी आएगा मल्टीपल वो आप देख लेना, मेरे हिसाब से मल्टीपल आपकी k आउटसाइड -2⁻11 डिवाइड बाई 3 और ये हो जाएगी -2⁻10। ऑल्दो नेगेटिव के ऊपर जो पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव देता है। तो ये आपकी पोजीशन होगी जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देखना चाहो आप देख लो। बाय लेट द नॉन जीरो नल मैट्रिक्स दिस वन, ये फाइंड लैम्डा बिलोंग्स टू आर, फाइंड कर लिया हमने। कंप्यूट a⁻10x, वो भी कंप्यूट कर दिया हमने। फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा हो ही गया, एंड एसोसिएटेड x भी निकाल दिया हमने, ठीक है, क्लियर। ऑल्दो कंसेप्ट आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का था, लेकिन हमने जैसे वो एक्चुअल में होता है वैसे निकाल के आपको दिखाया कि भाई ये चलता कैसे है, आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर के कंसेप्ट। तो ये आपकी पोजीशन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पहले तो आप ये क्वेश्चन कॉपी करो। fxy इज इक्वल टू 3x4 प्लस 3x² माइनस y3। फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड ऑन R2 फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्लासिफाई देम एज अ मैक्सिमम मिनिमम एंड सो ऑन। जो भी कह रहा है तो स्टार्ट हो जाइए। 6 का ए पार्ट, सबसे पहले इक्वेशन कॉपी। हमारे पास इक्वेशन है fx, y इज इक्वल टू 3x4 प्लस 3x² माइनस y3। ये इक्वेशन है। आपको मालूम है कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना होगा और एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना होगा और साथ में उसे 0 पुट करनी होगी। तो स्टार्ट की, लिखे वी हैव fx हो जाएगी 12x³ प्लस 6xy, बाकी तो कुछ आएगा नहीं, y³ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0। fy निकालो, fy क्या होगा, fy हो जाएगी 3x² माइनस 3y²। अब कुछ नहीं करना है, लिखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स वी पुट fx इज इक्वल टू 0। पहले fx 0 करते हैं, फिर fy 0 करेंगे। तो fx 0 करोगे तो मेरे हिसाब से 12x कॉमन आ जाएगा, सॉरी 6x कॉमन आएगा। सिक्स एक्स कॉमन आएगा, ये आपकी हो जाएगी 2x² प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी मेरे हिसाब से पोजीशन आएगी x इज इक्वल टू 0 और 2x² प्लस y इज इक्वल टू 0। यदि हमने ठीक किया है तो ये पोजीशन आपकी बनेगी। 6x कॉमन ले लिया तो आपकी पोजीशन बनेगी x या तो 0 है या 2x² प्लस y 0। नेक्स्ट एंड fy 0 करने, तो fy 0 करोगे तो मेरे हिसाब से ये तो सीधा सिंपली x² माइनस y² इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, x² इज इक्वल टू y² आ जाएगा, या x² माइनस y² ये ले लो 0। अब आ जाओ
यहाँ तक तो आपने एफ एक्स एफ वाई ज़ीरो कर लिया। अब यहाँ दो कॉम्बिनेशन है और यहाँ एक है, तो आप पेयर बनाना स्टार्ट करो। पेयर मतलब एक्स ज़ीरो या ये ज़ीरो एंड ये ज़ीरो, एंड ध्यान रखिएगा यहाँ यदि दो यहाँ है दो यहाँ है तो 4 का पेयर बनेगा। पहले यहाँ एक्स ज़ीरो एंड दिस वन ज़ीरो, ठीक है, फिर एक्स ज़ीरो और दूसरा यदि कोई होगा तो वो ज़ीरो, ऐसे करके बनेगा। ऐसे ही वाई दिस वन एंड दिस वन ज़ीरो, और यदि कोई और होगा तो वो ज़ीरो। तो यहाँ तो 3 बनेंगे आपके, 3 नहीं 2 ही बनेंगे, एक्स ज़ीरो एंड दिस वन ज़ीरो और ये ज़ीरो एंड ये ज़ीरो। तो लिखो केस फर्स्ट, लिखो व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मुझे तो x 0 होते ही y क्या हो जाएगी 0, तो x ऑलरेडी 0 थी, तो इसका मतलब यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आई, यहां से क्रिटिकल पॉइंट आई आपकी 0 0। अब आज ये दूसरा वाला पेड़ जा रहे हैं, देखिए केस 2, ये आपकी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस वाई 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन ले लो, ट्वाइस मल्टीप्लाई करके ले लेना। 2x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां आप सब्ट्रैक्ट करोगे देखिए आएगा माइनस प्लस माइनस, ये आपकी कैंसिल आउट, तो हो जाएगी 2y स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। टेक y कॉमन, तो हो जाएगी 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। यहां तक की पोजीशन क्लियर हुई कि भाई y 0 है और y -1/2 है। किसी एक जगह आप पुट कर दो, तो y यदि 0 होगा यहां रखोगे y 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज 0, लिखो व्हेन y इज इक्वल टू 0 x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू 0। तो ये 0 0 वाला क्रिटिकल पॉइंट तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। दूसरा, जब y माइनस हाफ होगा, यहां रखो सब्स्टिट्यूट करो, लिखो व्हेन y इज इक्वल टू माइनस हाफ, आपके पास पोजीशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई थिंक 1/4 आएगी, x की वैल्यू +-1/2 आएगी। तो इसका मतलब यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट्स आई, एक तो 0 0 यहां से भी आ रही, ठीक है, लिखो देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स 0 0, अब छोड़ना चाहो छोड़ दो क्योंकि ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे आपके, वो होगा एक तो x हाफ, y तो आपकी माइनस हाफ थी, एंड x माइनस हाफ y माइनस हाफ। भाई ये आपकी x हाफ y माइनस हाफ, x माइनस हाफ y माइनस हाफ, ये बनेगी। और एक 0 0 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो उससे कंफर्म हो गई। इसका 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके, कौन कौन से, 0 0, ठीक है, नेक्स्ट हाफ माइनस हाफ, थर्ड वन माइनस हाफ एंड माइनस हाफ। अब आइए नेक्स्ट, आपको मालूम है कि अब हमें डबल डिफरेंशिएशन की तरफ जाना होगा। तो सबसे पहले हम f(x) निकालें। f(x) क्या आएगा f(x)? f(x) आपको यहां डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी, तो ये जाएगी 36x स्क्वायर प्लस आई थिंक 6y। तो लिखिए f(x) 36x स्क्वायर
प्लस 6y। नेक्स्ट आपको एफ एक्स वाई निकालना होगा। एफ एक्स वाई एक बार ध्यान रखिएगा, फिर से मैं चेक कर रहा हूं, 36x² प्लस 6y। एफ एक्स वाई निकालोगे तो ये तो आपकी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगी, ये आपकी हो जाएगी 6x। सो राइट ऑन 6x। नेक्स्ट एफ वाई वाई निकालो। एफ वाई वाई वंस अगेन डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी हमें। यहां एफ वाई वाई तो ये तो 0 हो गई, ये आ गई -6y। लिखो -6y। अब आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि क्या पोजीशन है, ठीक है, कि कहां मैक्स कहां मिन होगी। तो आपको मालूम है कि एफ एक्स एक्स में जो हम वैल्यू रखने जा रहे हैं वो आपकी 0 0 पे अलग होगी और इन पे अलग होगी। तो एक साथ यदि आप ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, या ऐसे लिखो अलग अलग करना चाहो तो। एट 0 0 0 0 पे एफ एक्स एक्स जो वैल्यू देगा उसे हम कहते हैं कैपिटल ए। लिखिए ए इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स 0 0, ये आपकी ऑब्वियसली 0 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई 0 0, ये भी आपकी 0 होगी। और सी इज इक्वल टू एफ वाई वाई 0 0, ये भी आपकी 0 होगी। भाई एफ एक्स एक्स जो 0 0 पे वैल्यू देगी वो तीनों 0 दे देगी। इसका मतलब इसके बाद हम देखते हैं ए सी माइनस बी स्क्वायर। जब ए और सी 0 है तो ए सी माइनस बी स्क्वायर ऑब्वियसली आपकी 0 होगी। तो जब भी ए सी माइनस बी स्क्वायर 0 हो जाए तो नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, फर्दर एनालिसिस रिक्वायर्ड। यहां लिख ली नो कंक्लूजन। हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, फर्दर एनालिसिस रिक्वायर्ड लिख के छोड़ दिए। तो हमें 0 0 पे अभी फर्दर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। बाकी दूसरा देखते हैं, लेके एट 1/2 -1/2, यहां ए की वैल्यू एफ एक्स एक्स से निकालो। एफ एक्स एक्स आपको देगा 1/2 -1/2। मुझे बताइए कितना आ जाएगा। 1/2 रखोगे यहां तो 36/4 आई थिंक 9 हो जाएगी, और ये -3 हो जाएगी। तो 9 - 3 6 होगी। ऐसे निकालो एफ एक्स वाई एट 1/2 -1/2, क्या आएगा मुझे बताओ। 1/2 -1/2 यहां रखो, 1/2 तो आई थिंक 3 हो जाएगी। जस्ट अ मिनट, ये आपकी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट सी इज इक्वल टू एफ वाई वाई 1/2 -1/2, ये आपके -1/2 रखोगे यहाँ तो अगेन 3 हो जाएगी। अब लिखो ए सी माइनस बी स्क्वायर। ए सी माइनस बी स्क्वायर आई थिंक आपकी हो जाएगी 18, जस्ट अ मिनट, ए सी माइनस बी स्क्वायर ए सी माइनस बी स्क्वायर आपकी हो जाएगी 18, हाँ यहाँ निकालो 18 -3 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली 9 होगा। तो लिखो वी हैव ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 - 9। 18 - 9 ऑब्वियसली 9 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। लिखो एंड a इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0।
तो आपको मालूम जब भी ए यदि पॉजिटिव हो तो मिन होती, लेकिन देयरफॉर ए सी माइनस बी स्क्वायर आपने निकाला, कितना है ए सी माइनस बी स्क्वायर आपकी 36, जस्ट अ मिनट, हाँ 36 माइनस आपकी हो गई, वो आपकी हो गई ए सी माइनस बी स्क्वायर की हो गई 18 माइनस 9 दैट इज 9 ग्रेटर देन 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब ए यदि आपकी ग्रेटर देन 0 है तो ये बात कंफर्म है कि ए ग्रेटर देन 0 होते ही, ठीक है, ये आपकी लोकल मिन की तरफ हो जाएगी, और यदि ए नेगेटिव हुई तो आपकी मैक्स हो जाएगी। क्लियर? तो ए तो नेगेटिव है नहीं, तो ये आपकी लोकल मिन इंडिकेट कर रही है। हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि एट हाफ कॉमा माइनस हाफ आपकी ये पोजीशन है, ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालो। ए सी माइनस बी स्क्वायर आपकी हो जाएगी दैट इज 18 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 ग्रेटर देन 0, ठीक है, बाय 6 इंटू 3 दैट इज 18 और माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट आपकी ए क्या है? ए आपके 6 है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर यदि ग्रेटर देन 0 हो और ए ग्रेटर देन 0 तो ऑब्वियसली आपकी लोकल मिन होगी। दूसरा पोजीशन ले लो, एट माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ, ये आपकी ए की वैल्यू एफ एक्स एक्स माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ, ये अगेन 6 ही आएगी क्योंकि 36 एक्स स्क्वायर है, तो आप माइनस 3 दैट इज यहां रखो वंस अगेन, तो ये आपकी 6 और माइनस 9 माइनस 3 दैट इज 6 हो गई। नेक्स्ट बी की वैल्यू एफ एक्स वाई माइनस हाफ माइनस हाफ, तो एफ एक्स वाई आपकी पोजिशन 6x पे आपकी पोजिशन आपकी क्या होगी? -3 की होगी। नेक्स्ट सी इज इक्वल टू एफ वाई वाई माइनस हाफ, ये आपकी पोजिशन माइनस हाफ पे अगेन 6 की होगी। फिर से वही आएगी ए सी माइनस बी स्क्वायर दैट इज 18 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 ग्रेटर देन 0, और ए आपकी हो गई 6 ग्रेटर देन 0, अगेन लोकल मिन। ये दोनों पॉइंट तो आपकी क्लियर है कि लोकल मिन की पोजीशन बनाएगी, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आपकी यहाँ है ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये वाली पोजीशन, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, फर्दर एनालिसिस रिक्वायर्ड, इसकी बात कर ले। तो आपकी जो पोजीशन है वो है ए सी माइनस बी स्क्वायर एट 0 0, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, फर्दर एनालिसिस रिक्वायर्ड, मतलब आपको यहां कंक्लूड करना पड़ेगा कि ये फाइनली गया किधर की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 0 0 का जो नेबरहुड है उस पर आपको पोजीशन चेक करनी पड़ेगी। क्लियर? तो मुझे बताइए नेबरहुड पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो एफ एक्स वाई आपकी फंक्शन क्या है? यहाँ एट 0 0 क्लियरली लिख लीजिएगा, इस पे हम एनालाइज करें अलग से। भाई आपकी फंक्शन है 3x4 प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब 0 0 ये रहा आपका माली 0 0 पॉइंट, ये पॉइंट। इस 0 0 को पहले ये देखो कि 0 0 को अप्रोच कितने तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि 0 0 के नेबरहुड मतलब आप नेबरहुड को भी ले सकते हो, आप चाहो तो सर्कुलर ले सकते हो, आप चाहो तो ट्रायंगुलर ले सकते हो 0 0 का नेबरहुड, आप चाहो तो रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो। 0 0 का जो पड़ोसी होगा वो सर्कल में मानना चाहो सर्कल ले लो, ट्रायंगल में लेना चाहो ट्रायंगल ले लो, ठीक है, रेक्टेंगल में चाहो रेक्टेंगल ले लो। इसकी जो पड़ोसी हैं उनको चेक किया जाता है कि इसमें इसकी स्टेटस क्या है। यदि ये सब जितने भी पड़ोसी हैं
उसमें से सबसे इसकी लार्जर वैल्यू है, तो ऑब्वियसली आपकी पोजीशन लोकल मैक्स की है। और आप जितने भी पड़ोसी हैं उससे सबसे कम वैल्यू है, तो ऑब्वियसली लोकल मिन की है। ठीक है, लेकिन यदि आपके कुछ पड़ोसी आपसे हायर साइड में हो, कुछ पड़ोसी लोअर साइड में, तो आपकी पोजीशन उस केस में नाइदर मैक्स नॉर मिन की होगी। तो 0 0 को पहले ही देखो कि सबसे पहले उसका नेबरहुड कौन कौन हो सकता है। तो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और कुछ भी ले सकते हो आप, जो मन हो ले लो। पहले देखो 0 0 को अप्रोच कौन करता है। तो एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अप्रोच करती है और एक वर्टिकल लाइन अप्रोच करती है। ये दो लाइन हुई। इसके अलावा भी लाइंस ऐसे होगी, ये y = x वाली लाइन होगी, ये y = -x वाली लाइन होगी। ये सारे उसके नेबरहुड है उससे अलोंग वाली लाइन वाली। भाई आप कैसे भी 0 0 की तरफ आ रहे हो, रादर 0 0 एक बीच में पॉइंट है। अब रही बात, या तो आप रेक्टेंगुलर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन वाला पड़ोसी देखो, या वर्टिकल लाइन वाला पड़ोसी देखो, ऐसे करके देखो। ठीक है, या y = x वाला पड़ोसी देखो, y = -x वाला देखो। ये सब उसके पड़ोसी है, ध्यान रखिएगा। अलोंग द लाइंस कह रहे हैं, ऐसे ही अलोंग द पैराबोलास भी होंगे, लेकिन आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर दैट वन। हमें जो पड़ोसी चेक करना है वो एक अलोंग x एक्सिस यहां चेक करेंगे और अलोंग y एक्सिस, और जरूरत पड़ेगी तो अलोंग y = x चेक करेंगे। तो सबसे पहले अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस आपको मालूम है x एक्सिस पे y क्या होते हैं? 0। तो fx 0 रख दिए y, तो y जैसे ही 0 रखोगे तो ये पोजीशन आपकी दोनों के दोनों 0 की हो जाएगी। तो ये आपकी हो जाएगी 3x4, और 3x4 हमेशा >= 0 होता है। और 0 0 पे ये जो >= 0 लिख रखा है, ये बेसिकली f00 की वैल्यू है। ये आपकी f00 की वैल्यू है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि भाई x एक्सिस के लॉन्ग जो पड़ोसी है उसमें जो है फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है इन कंपेरिजन टू 0 0। ये ध्यान रखिएगा। तो इससे ये कंफर्मेशन हो गई कि भाई दैट इज fxy की वैल्यू > f000 along क्या? x एक्सिस। मतलब 0 0 के जो पड़ोसी हैं along x एक्सिस वो 0 0 से ज्यादा वैल्यू रखते हैं। तो इसका मतलब आपकी स्टेटस मिन की तरफ इंडिकेट कर रही है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में, पड़ोसी तो वर्टिकल लाइंस में भी हो सकती है, पड़ोसी किसी और लाइंस में भी हो सकती है। क्लियर? तो एक लाइन तो हमने चेक किया, तो ये पता चला कि fxy f00 से ज्यादा है, क्योंकि 0 मीन्स f00 पे वैल्यू देखेंगे तो 0 आएगी। अब रही बात अलोंग y एक्सिस क्या पोजीशन, थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन जनरल लोगों को भले कोई और क्वेश्चन होगा उसमें ट्रैपिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो थोड़ी सी नॉलेज मैं थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं आपको, बी क्लेवर दिस वन। ठीक है, लेकिन फिर भी आप माइनर किसी और क्वेश्चन में ट्रैपिंग नहीं हो जाए आपके लिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो f0y देखेंगे, y एक्सिस पे आपको मालूम है y एक्सिस पे क्या होती है? x0 होती है। तो x0 यहां रख दो, तो 0 ये भी हो जाएगी, 0 ये भी हो जाएगी। तो ये आपकी हो गई -y3। अब -y3 तो बहुत ही क्लियर है कि भाई जो पोजीशन है ये दोनों 0 हो गई, ये आपकी -y3 होगी। ये वैल्यू पॉजिटिव देगा जब y नेगेटिव होगी, ये वैल्यू नेगेटिव देगा जब y पॉजिटिव होगी। तो यहां लिखो दिस इज इक्वल टू >0 या >= 0 भी कह सकते हैं आप। यहां 0 ऑब्वियसली f00 है। ये कब होगा? when y is less than 0। y यदि नेगेटिव होगी, ठीक है, क्लियर, तो ये आपकी नेगेटिव होते ही ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी।
क्लियर? तो आप यहाँ इक्वल टू हटाना चाहो तो इक्वल टू हटा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप 0 0 इंक्लूड करोगे तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। और ये आपकी पॉजिटिव, ये आपकी हो जाएगी लेस देन 0 इज इक्वल टू f00 व्हेन y इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये पता चला कि अलोंग y एक्सिस कुछ पड़ोसी आपसे ग्रेटर हैं और कुछ कम है। क्लियर? तो आपकी स्टेटस क्या है भाई? आपको मालूम है आपके पड़ोसी अलोंग x एक्सिस ही नहीं है, अलोंग y एक्सिस ही नहीं है, अलोंग y इज इक्वल टू x भी है, अलोंग y इज इक्वल टू माइनस x भी है। एक पड़ोसी को जब हमने चेक किया अलोंग x एक्सिस वाली, रादर से अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन वाली, तो आपकी स्टेटस नीचे वाले निकले। लेकिन जब y एक्सिस के अलोंग पड़ोसी हमने चेक किया तो आपकी पोजीशन जो है वो समटाइम्स ग्रेटर की है, समटाइम्स लेसर की है। तो आपको मालूम है नेबरहुड के अंदर यदि आपकी पोजीशन किसी के अलोंग समटाइम्स ग्रेटर की है, समटाइम्स स्मॉलर की है, किसी भी लाइन के अलोंग, किसी भी कर्व के अलोंग समटाइम्स ग्रेटर की है, समटाइम्स ये स्मॉलर की है, तो आपकी पोजीशन नाइदर मैक्स नॉर मिन की है। लेकिन देयरफॉर 0 0 इज नाइदर मैक्स नॉर मिन। आप इसे कह सकते हैं ये सैडल पॉइंट है आपका। ये यानी कि ये मैंने आपको समझाया है, अब ये थोड़ी डिफिकल्टी के साथ कि भाई ये आपकी फंक्शन है और फंक्शन 0 0 आपके पास है कि भाई नो पोजीशन। हमने क्या किया, इसको एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग चेक किया, तो एक्स एक्सिस के अलोंग चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि 0 0 का जो पड़ोसी है वो उससे ग्रेटर स्टेटस रखता है। ठीक है, तो यहां से तो ये इंडिकेट हो रही है कि वो लोकल मिन है उसकी पोजीशन। लेकिन जब हम y एक्सिस के अलोंग चेक करने गए, y एक्सिस मतलब x0, तो उसकी पोजीशन y लेस देन 0 पे तो ग्रेटर की निकली और y लेस देन 0 पे y ग्रेटर देन 0 पे y लेस देन 0 पे ग्रेटर की निकली और y ग्रेटर देन 0 पे वो उल्टी निकली। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ पड़ोसी उससे बड़े हैं और कुछ पड़ोसी उससे छोटे हैं। तो यानी कि पड़ोसी तो सारे ये यानी कि तो किसी भी लाइन के अलोंग समटाइम्स ग्रेटर समटाइम्स स्मॉलर निकल रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो स्टेटस है वो वहां नाइदर मैक्स नॉर मिन की बन रही है, रादर से सैडल पॉइंट की बन रही है। तो आज के लिए यहीं तक। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो रह गया आपका क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको स्पेशल समझाया, बी क्लेवर दिस वन। अलोंग y इज इक्वल टू x भी देखी जा सकती थी, लेकिन हाँ अभी आप यही दो देखो तो दैट वुड बी मच बेटर। आज के लिए यहीं तक।